अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अली और आज हमारे कोर्स का फर्स्ट लेक्चर है जिसके अंदर हम अमेज़न की बेसिक नॉलेज डिस्कस करने वाले हैं कि अमेज़न के अंदर कौन कौन से मॉडल्स हैं और हम किस मॉडल पर काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि अमेज़न है क्या। अमेज़न एक बहुत ही बड़ा मार्केट प्लेस है जिसके अंदर हम कहीं पर भी कभी भी कहीं भी बैठकर सेलिंग या फिर अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। मसलन कि अगर हम पाकिस्तान में बैठे हुए हैं और हमें अपना प्रोडक्ट सेल करना है यूएई में फिर या फिर यूके में या फिर कनाडा में, तो फिर हम अमेज़न पर अपना प्रोडक्ट को लिस्ट करेंगे और उसको सेल करेंगे। तो अमेज़न की सबसे बड़ी ख़ासियत ही यही है कि हम अमेज़न के ऊपर कहीं भी कभी भी कैसे भी कहीं पर भी बैठकर अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। तो ये थी अमेज़न की बेसिक नॉलेज कि अमेज़न है क्या। अब हम आते हैं अमेज़न के मॉडल्स की तरफ। तो अमेज़न के बेसिकली मॉडल्स कितने हैं? अमेज़न के तकरीबन 6 मॉडल हैं और कौन-कौन से हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अमेज़न के मॉडल्स, पहला अमेज़न का मॉडल है एफबीए, अमेज़न एफबीए, फिर आता है अमेज़न एफबीएम, फिर आता है अमेज़न होलसेल, फिर आता है ऑनलाइन आर्बिट्रेज, फिर आता है पीएल और फिर आता है ड्रॉप शिपिंग। तो हमने यही मॉडल्स 6 के 6 मॉडल्स समझने हैं, सीखने हैं कि आखिर ये हैं क्या। तो आपने ज़रा गौर करना है कि ये लेक्चर आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग लेक्चर भी हो सकता है कि इसी एक लेक्चर में आपको इसकी समझ आ जाए और आप जो है अमेज़न पर काम स्टार्ट कर सकें। तो बेसिकली सबसे पहले हम अपना फर्स्ट मॉडल देखते हैं। फर्स्ट मॉडल हमारा आ जाता है एफबीए। एफबीए क्या है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर हम फिज़िकली कहीं पर नहीं रह रहे, मसलन कि अगर हम यूएई में काम कर रहे हैं और हम यूएई में नहीं रह रहे, तो हम रह तो पाकिस्तान में रहे हैं और हमें सेलिंग करनी है यूएसए में, तो फिर हम यूज़ करेंगे एफबीए। एफबीए का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है फुलफिलमेंट बाय अमेज़न। मतलब कि हमारा सारा काम जो है वो अमेज़न करेगा। मतलब कि अगर हम अपना प्रोडक्ट ख़रीद कर आगे यूएई में भेजेंगे तो उसको रिसीव करना, उस पर बैनर लगाना, उस पर कस्टमर को पहुंचा कर आना, सब काम ईच एंड एवरीथिंग अमेज़न करेगा। आपका काम है सिर्फ अमेज़न तक प्रोडक्ट पहुंचा देना बस। इसके ऊपर आपका काम ख़त्म हो गया। उसके बाद अगर ऑर्डर आता है, कुछ भी अगर प्रोडक्ट जो है कस्टमर को दे के आना। अगर मसलन अगर आपको मैं एक मिसाल दूँ ना कि आप रात को सो रहे हो, ठीक है? आपका ऑर्डर आया, आपको पता भी नहीं लगेगा, अमेज़न आपके प्रोडक्ट को पहुँचाकर आपकी जो पेमेंट है आपके अकाउंट में भेज भी देगा। तो इस सिंपल प्रोसेस का नाम है एफबीए। अब हम आ जाते हैं एफबीएम पर कि एफबीएम क्या है? बेसिकली एफबीएम का सबसे पहले तो हम फुल फॉर्म देख लेते हैं कि एफबीएम का फुल फॉर्म है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। इसके नाम से ही हमें पता लग रहा है कि हम जो है मर्चेंट हैं और अपना जो काम है हम खुद करेंगे। तो एफबीएम ना अक्सर जो है ना जो लोग चूज़ करते हैं, वो लोग चूज़ करते हैं जो फिजिकली कहीं पर रह रहे हों। मतलब कि अगर मैं यूएसए में रह रहा हूँ तो फिर मैं एफबीएम कर सकता हूँ, क्योंकि अपना जो ईच एंड एवरीथिंग काम होगा ना जो अमेज़न मेरे लिए एफबीए के अंदर कर रहा था, वो अब मुझे खुद करना पड़ेगा कि कस्टमर को ऑर्डर पहुंचा के आना, उसकी पैकिंग करना, सब काम मुझे खुद को करना पड़ेगा। अमेज़न का क्या काम होगा उसमें एफबीएम में? एफबीएम में अमेज़न का काम होगा कि आपने अगर अपना प्रोडक्ट लिस्ट कर दिया अमेज़न के ऊपर, ठीक है? आपके प्रोडक्ट लिस्ट करने के बाद अगर आपके प्रोडक्ट या को कोई ख़रीदना चाहता है तो अमेज़न सिर्फ़ आपको बता देगा कि ये फ़लाँ कस्टमर है, इसने आपको ऑर्डर दे दिया है और अब आपने इसके पास ऑर्डर पहुँचाना है। तो उसकी पैकिंग, उसका एक-एक काम जो है वो आपको खुद करना पड़ेगा। एफबीए का एक और जो है मैं आपको बेनिफिट बता देता हूँ कि एफबीए के अंदर आप पार्ट टाइम भी कर सकते हैं। मसलन कि अगर आप कहीं पर भी काम करते हैं, जैसे कि ऑफ़िस में काम करते हैं
या फिर कोई भी अगर आप काम कर रहे हैं, तो आप अमेज़न एफबीए को पार्ट टाइम भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप कहीं पर फिजिकल भी रह रहे हैं, तो अगर आप अमेज़न एफबीए यूज़ करते हैं, तो फिर भी आपको कोई काम तो नहीं करना पड़ेगा ना। तो अगर आप कहीं पर फिजिकल जॉब कर रहे हैं, तो आप अमेज़न एफबीए को पार्ट टाइम भी स्टार्ट कर सकते हैं। और एफबीएम के अंदर आपको अपना फुल टाइम अमेज़न को देना पड़ता है। किसी भी वक्त ऑर्डर आ सकता है, आपको उठ के देखना पड़ता है कि यार मुझे ऑर्डर दे दिया है कस्टमर ने। तो ये अमेज़न के 2 मॉडल्स थे, एफबीए और एफबीएम। अब हम आ जाते हैं होलसेल पर कि होलसेल क्या है। बेसिकली अगर मैं आपको एक सिंपल अल्फाज में समझाऊं कि कोक है, एक कोक एक बहुत बड़ा ब्रांड है, जिसका एक हर बंदे को पता है कि अगर कोई भी कोल्ड ड्रिंक मंगाना चाहता है ना, तो 100 में से 70% का जो है ना, लोगों का जो फेवरेट मतलब फ्लेवर है वो कोक ही है। कोई भी अगर कोल्ड ड्रिंक पीना चाहता है, तो वो कहता है यार जा कोक की बोतल ले आ। तो बेसिकली अगर हम किसी ब्रांड की आइटम को अमेज़न के ऊपर सेल करना चाहते हैं, मतलब कि मुझे कोक को सेल करना है अमेज़न के ऊपर, सही है? तो मुझे कोक से अप्रूवल लेना पड़ेगा, उसको मैं मेल करूँ, मैं उसको फ़ोन करूँ, मैं उसको कुछ भी करूँ, मैंने उसकी कंपनी में फ़ोन करना है या फिर उसको ईमेल करना है कि मैंने आपकी आइटम को रीसेल करना है अमेज़न के ऊपर, सही है? और वो आपको अप्रूवल देंगे। मैं आपको ये भी बता दूँ कि मैं सिर्फ़ आपको मिसाल के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि अमेज़ कोका कोला एक बहुत बड़ा ब्रांड है जिसके साथ हम काम नहीं कर सकते, अभी हम उस लेवल तक ही नहीं पहुँचे। कोका कोला अगर किसी को अप्रूवल देता भी है, तो वो बहुत बड़े सेलरों को देता है, हमारे जैसे छोटे सेलरों को नहीं। तो हम अगर होलसेल अगर करते भी हैं, तो हमने वो आइटम ढूंढनी है जो मतलब जो ब्रांड है वो ज़रा लो लो लेवल का ब्रांड हो, यूँ ना हो कि बहुत ही बड़ा ब्रांड है उन्होंने तो हमें अप्रूवल देना ही नहीं है। तो हम आते हैं अपने लेक्चर पर कि जब आप उनसे अप्रूवल ले लेंगे, तो आपने जो है ब्रांड को लिस्ट करना है, लिस्ट करने के बाद उनसे अपना स्टॉक उठा लेना है और फिर अमेज़न के वेयर हाउस पहुंचाना है, और फिर अमेज़न आपकी जो है आइटम को सेल करेगा। अब होलसेल की अगर मैं आपको सिंपल अल्फाज में समझाऊं, तो होलसेल है कि हम अमेज़न के ऊपर किसी भी ब्रांड की आइटम को सेल करते हैं उनसे अप्रूवल लेकर। अगर हम किसी भी ब्रांड की आइटम को अमेज़न पर सेल करते हैं, तो हमें अप्रूवल लाज़मी लेना पड़ता है। अगर हम अप्रूवल नहीं लेंगे, तो फिर अमेज़न हमें आइटम सेल नहीं करने देगा होलसेल की। अगर हम किसी भी ब्रांड को ऐसे ही उठाकर लिस्ट करने लगेंगे, तो वो सबसे पहले आपको अमेज़न यही कहेगा कि पहले जाकर इसका अप्रूवल लेके आओ। तो ये हो गया हमारा होलसेल। अब आप ऑनलाइन आर्बिट्रेज को छोड़ दें, पहले पीएल पर आ जाते हैं कि पीएल क्या है। तो पीएल का फुल फॉर्म है प्राइवेट लेबल। तो अब ये क्या है, अगर मैं आपको बताऊं कि अली बाबा है। अब काफ़ी लोगों ने ना आपका दिमाग ख़राब किया हुआ होगा कि ना इंस्टाग्राम पर मैंने काफ़ी रील्स देखी हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक पर, कि अली बाबा से उठाओ अमेज़न पर सेल कर दो। हालांकि ये बिल्कुल रॉन्ग स्ट्रेटजी है, इस तरह काम अली बाबा से उठाकर अमेज़न पर बिल्कुल हो ही नहीं सकता। अली बाबा एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, आप जाकर उसकी जो है पास देखें तो सही, आखिर के अली बाबा है क्या। अली बाबा हमें एक चीज़ मैन्युफैक्चर करके देती है। अगर मैं अली बाबा को कहूँगा ना कि मुझे कोक बना दो, तो वो मुझे कोक भी बना कर दे देगा, लेकिन वो कोक के नाम से नहीं देगा मुझे बनाकर, उस पर मेरे अपना ब्रांड मेरा नाम लिखा होगा कि ये इसका ब्रांड है। तो बेसिकली पीएल होता है कि हम अपना जो है ना आइटम को अपने ही एक ब्रांड अमेज़न पर लॉन्च करें कि ये हमारा ब्रांड है, हम इसको लॉन्च कर रहे हैं। मतलब कि हम अपना ब्रांड अमेज़न पर आसानी से बना सकते हैं, वो हम कहीं से भी मैन्युफैक्चर करवाएं, किसी से भी बनवाएं, वो हमारा मसला है। अब अली बाबा से आपने कोई भी चीज़ अगर खरीदते हैं, तो वो आपको अली बाबा मैन्युफैक्चर करके देगा, वो आपको आपकी नाम की आइटम बना के देगा।
आप अगर अली बाबा को कहते हैं ना मुझे कोक बना दो, तो वो आपको कोक भी बना कर दे देगा। अगर आप अली बाबा को कहते हो ना कि मुझे लेज़ बना दो, तो वो आपको लेज़ भी बना कर दे देगा। लेकिन उसके ऊपर आपके अपने ब्रांड का नाम लिखा होगा। मतलब आप उससे कुछ भी मैन्युफैक्चर करवाते हो, तो उसके ऊपर आपको अमेज़न पर जब आप लगाओगे, उसको लिस्ट करोगे, तो उसकी लिस्टिंग, उसकी जो आपको जो है ना वहाँ पर जो पिक्चर लगी हुई होती है, वो एक एक चीज़ हमें जो है ना खुद वहाँ पर करनी पड़ती है। अगर हमें आती है तो ठीक, वरना हमें वर्चुअल असिस्टेंट हायर करना पड़ता है। और पीएल के अंदर हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो भी बहुत ज़्यादा लगती है। और फिर इसके अंदर हमारी इन्वेस्टमेंट जो है 100% लॉस होने का भी ख़तरा है। वो कैसे? मिसाल के तौर पर अगर होलसेल के अंदर ना मैं कोई भी आइटम रीसेल कर रहा हूँ अमेज़न के ऊपर, अगर मैं कोक को सेल कर रहा हूँ, तो मैंने कोक के उनसे ना 100 जो है ना स्टॉ 100 का स्टॉक उनसे मैंने उठा लिया, ठीक है? तो अब अगर अमेज़न पर मेरा वो 100 का स्टॉक अगर नहीं भी बिकता, तो मैं अमेज़न से रिक्वेस्ट कर कर के मैं रीसेल कर रहा था, तो मेरा ये आइटम नहीं बिक रहा, तो मैं उनको वापस भी करता हूँ, वो खुश खुश होकर वापसी ले लेंगे मुझसे आइटम, क्योंकि उनके पास और भी बहुत से कस्टमर हैं जो उनसे परचेज करते हैं, उनको कोई परवाह नहीं है। अगर मैं खुद का ब्रांड लॉन्च करूँगा, अगर मैं किसी अली बाबा से जाकर अपना ब्रांड मैन्युफैक्चर करवाऊँगा, तो फिर उसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट मैं करूँगा, मुझे अमेज़न के ऊपर कस्टमर को बताना पड़ेगा कि मैं ये चीज़ सेल कर रहा हूँ, इसका फ़ायदा ये है, इसके अंदर मैं ये चीज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। और अगर फिर भी कस्टमर जो है आपसे सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो फिर आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो 100% लॉस में चली जाएगी, क्योंकि आप किसी को वापस तो करवा नहीं सकते। जब वो आपकी बिकेगी नहीं, तो वो आपकी ज़ाया है, इन्वेस्टमेंट भी ज़ाया, मेहनत भी ज़ाया। तो पीएलबी जो है हमारे लिए एक न्यू सेलर के लिए, जिसके पास इन्वेस्टमेंट भी कम है और कम इन्वेस्टमेंट से वो शुरू करना चाहता है, तो पीएल तो उसके लिए बिल्कुल भी नहीं है। पीएल उन लोगों के लिए है जो बड़े बड़े लोग या ब्रांड जो है ना अपना लॉन्च करते हैं। ऐसे ही लेज ने भी अपना ब्रांड लॉन्च किया होगा और आज इतना बड़ा वो ब्रांड बन चुका है, कोका कोला भी इतना बड़ा ब्रांड बन चुका है, लेकिन उसके लिए बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है और टाइम भी बहुत देना पड़ता है। तो पीएल की भी हमने डेफिनेशन डिटेल आपको बता दी। अब हम आ जाते हैं ड्रॉप शिपिंग पर, कि ड्रॉप शिपिंग क्या है। बेसिकली हम कोई भी आइटम ना उठाकर अमेज़न पर लिस्ट कर देते हैं, अमेज़न पर लगा देते हैं, ठीक है, भले ही वो हमारा आइटम हमारे पास है या नहीं। ड्रॉप शिपिंग के अंदर हम एफबीएम चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ड्रॉप शिपिंग जो है उसके वो हम खुद जो अपने प्रोडक्ट को कस्टमर के पास पहुंचा कर आते हैं। तो ड्रॉप शिपिंग के अंदर हम एफबीए चूज़ क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि एफबीए के अंदर हमें पहले अमेज़न के वेयर हाउस अपने प्रोडक्ट को पहुंचाना होता है, और एफबीएम के अंदर हम जो है वेयर हाउस उसके पहुंचाएंगे ही नहीं, क्योंकि हमें अमेज़न से काम करवाना ही नहीं है। तो बेसिकली ड्रॉप शिपिंग के अंदर हम एफबीएम चूज़ करेंगे और फिर अपना कोई भी प्रोडक्ट जो है लिस्ट कर देंगे अमेज़न के ऊपर। अब हमने प्रोडक्ट को लिस्ट कर दिया, फिर जब हमें कोई भी सेल आती है, कोई भी कस्टमर अगर हमारी आइटम को ख़रीदता है या फिर हमारे प्रोडक्ट को ख़रीदता है, तो जैसे ही हमें अमेज़न की तरफ से नोटिफिकेशन या मैसेज आएगा कि ये फ़लाँ बंदा है, इसका फ़लाँ फ़लाँ एड्रेस है और इसने आपकी आइटम को ऑर्डर किया है, तो फिर हम जाकर किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट से जाकर उस आइटम को परचेज़ करते हैं। मसलन कि हम उसी आइटम गूगल पर जाकर हमने लिखा भाई ये आइटम मुझे चाहिए, तो अब उसकी जो है ना बहुत सारी लिस्ट आ जाती है कि इसके अंदर ना ये इस वेबसाइट है और इन स्टोर्स में जो है ये आइटम अवेलेबल है। तो हम किसी भी थर्ड पार्टी ऐप से या वेबसाइट से जाकर उसको परचेज करते हैं और फिर डायरेक्ट हम उस आइटम को अपने पास नहीं मंगवाएंगे। ड्रॉप शिपिंग में हम डायरेक्ट जो आइटम को ऑर्डर प्रोडक्ट को ऑर्डर करेंगे, उसके ऊपर कस्टमर का ही एड्रेस दे देंगे और फिर वो जो आइटम है वो कस्टमर तक पहुंच जाएगी डायरेक्ट उसके घर पर। लेकिन ड्रॉप शिपिंग के अंदर ये है कि अगर आप डायरेक्ट कोई भी प्रोडक्ट
ड्रॉप शिपिंग के अंदर कोई भी प्रोडक्ट अगर आप डायरेक्ट कस्टमर के घर पहुंचाते हो, तो फिर जिस थर्ड पार्टी ऐप से या फिर किसी भी वेबसाइट से आप परचेज करते हो जब प्रोडक्ट को, तो फिर वो उसी की पैकिंग में क्लाइंट के पास, कस्टमर के पास उसी के पैकिंग में जाती है, ना कि अमेज़न की पैकिंग में। यहाँ पर फिर कस्टमर परेशान हो जाता है कि मैंने मंगवाया तो अमेज़न से है और ये किसी और कंपनी से क्यों आया है। तो फिर कस्टमर जाके अमेज़न को जो है शिकायत करता है और फिर आपका अकाउंट उड़ जाता है। ड्रॉप शिपिंग के अंदर ये भी है कि ड्रॉप शिपिंग पहले तो चला करती थी, लेकिन अब यूएसए वालों ने एक नई पॉलिसी निकाल दी है कि अगर हम ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हैं, तो फिर जब भी हम कुछ परचेज करते हैं तो जो हमारा क्रेडिट कार्ड होता है उसके ऊपर एक बिलिंग एड्रेस होता है। हमारा बिलिंग एड्रेस और शिपिंग एड्रेस सेम होना चाहिए। मतलब कि अगर मैं अपना बिल क्रेडिट कार्ड लगा रहा हूँ तो उसके ऊपर जो बिलिंग एड्रेस है ना, वो और जहाँ पे मैं आइटम को पहुँचाना चाह रहा हूँ या मंगवाना चाह रहा हूँ वो एड्रेस दोनों सेम होने चाहिए। फिर जाकर वो ऑर्डर हमारा वहाँ तक पहुँचेगा। यानी कि ड्रॉप शिपिंग एक लॉन्ग टाइम बिजनेस है भी नहीं, और ये बिजनेस है भी नहीं, ये तो एक लोकल ही यूँ समझना आप। और काफ़ी लोग समझते हैं कि ड्रॉप शिपिंग में जो है ना इन्वेस्टमेंट नहीं लगती, हालांकि ड्रॉप शिपिंग में भी इन्वेस्टमेंट लगती है। वो कैसे कि अगर हमें ऑर्डर आया है अमेज़न से, ठीक है। अब अमेज़न से हमें ऑर्डर आ गया है, अब हमने किसी भी थर्ड पार्टी ऐप से जब उसको परचेज़ करने जाना है ना, तो हमें पेमेंट अपनी जेब से ही करनी होगी। वो क्यों? क्योंकि जब कस्टमर हमारी पेमेंट अमेज़न को करता है, फिर अमेज़न हमारे अकाउंट में जब डालता है, तो अमेज़न हमारी वो पेमेंट 20 दिनों के लिए अपने पास होल्ड रखता है। ना कि उसी टाइम हम विदड्रा लेके और फटाफट जाके हम किसी भी थर्ड पार्टी ऐप से जाके परचेज कर लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें पहले अमेज़न हमारी जो पेमेंट है ना वो होल्ड रखता है अपने पास 20 दिनों के लिए। 20 दिनों के बाद जाकर हम उस अपनी पेमेंट को निकलवा सकते हैं। तब तक जो हम थर्ड पार्टी ऐप से परचेज करेंगे आइटम को और कस्टमर तक पहुंचाने का जो भी खर्चा या कोई भी मसला मसाइल होता है, तो वो हमें अपनी जेब से ही करना होगा। 20 दिनों के बाद जाकर हम विदड्रा ले सकते हैं। अगर कस्टमर वो आइटम वापस भी करवा देता है तो वो हमारा लॉस है, ठीक है। तो ये हो गया हमारी ड्रॉप शिपिंग की डिटेल। अब हम आ जाते हैं ऑनलाइन आर्बिट्रेज के अंदर। ऑनलाइन आर्बिट्रेज क्या है? हमने ये तो देख लिया कि एफबीए क्या था, एफबीएम क्या था, ड्रॉप शिपिंग क्या थी। हमारा रह गया ऑनलाइन आर्बिट्रेज। बेसिकली ऑनलाइन आर्बिट्रेज जो है अमेज़न के ऊपर सबसे बेस्ट मेथड है काम करने के लिए। एफबीए होलसेल प्लस ऑनलाइन आर्बिट्रेज जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ और जिस पर हम काम करने वाले हैं। ऑनलाइन आर्बिट्रेज क्या है? बेसिकली ऑनलाइन आर्बिट्रेज के अंदर हम ऐसा प्रोडक्ट जो ब्रांड का ना हो, मतलब वो किसी ब्रांड का नहीं है, वो थर्ड पार्टी ऐप से हमने परचेज किया है, वो ब्रांड का आइटम नहीं था। वो जैसे कि कोई भी न्यू चीज़ आती है तो ब्रांड की नहीं होती ना, तो हमने ऐसी आइटम को जो है ना पहले हंट करना है। अमेज़न के ऊपर ही वो आइटम लगी हुई होगी, तो पहले हमने जाके कीपर से उसकी हंटिंग करनी है, अपना क्राइटेरिया फिल करना है और फिर हमने उस आइटम को लिस्ट करना है और फिर गूगल पर जाकर उसकी सोर्सिंग करनी है। सोर्सिंग करने के बाद वो जो आइटम है हमारी, हमने अमेज़न के वेयर हाउस पहुँचा देनी है। अभी हम ये सारा जो है प्रोसेस प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे, लेकिन मैं अभी सिर्फ आपको समझा रहा हूँ कि ऑनलाइन आर्बिट्रेज के अंदर हम किसी भी ऐसी आइटम को सेल करते हैं जो कि ब्रांड की ना हो। अब होलसेल और ऑनलाइन आर्बिट्रेज के अंदर फ़र्क क्या है? होलसेल के अंदर हम किसी ब्रांड की आइटम को सेल करते हैं जिसके लिए हमें अप्रूवल चाहिए होता है, लेकिन ऑनलाइन आर्बिट्रेज के अंदर हम ऐसी आइटम को सेल करते हैं जो ब्रांड की ना हो और हम उसे बगैर किसी परमिशन या बगैर किसी अप्रूवल के सेल करें।
अब होल सेल के अंदर ना अगर हम काम करते हैं तो उसके अंदर हमें एलएलसी भी बनवानी पड़ती है। अब वो एलएलसी क्या है ये तो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, लेकिन एलएलसी के ऊपर हमारा खर्चा भी आता है। वो खर्चा हमारा तकरीबन एलएलसी बनवाने में ही $300 से $400 लग जाते हैं आराम से। कम से कम मैं आपको बता रहा हूँ, कम से कम 250-300 डॉलर तो हमारा लाजमी लग जाता है एलएलसी बनवाने में। लेकिन एलएलसी हम इसलिए बनवाते हैं कि जब हम ब्रांड से अप्रूवल लेंगे ना तो हम उनको बताएंगे कि हम एलएलसी एक ना बिजनेस, मतलब कि हमारा बिजनेस रजिस्टर हो जाता है यूएसए के अंदर। तो हम उनको बताएंगे कि हमारा यूएसए के अंदर फलां बिजनेस है जिसके ऊपर हम काम करना चाह रहे हैं। तो फिर जाकर वो हमें अप्रूवल देंगे। यूं तो नहीं कि हम ऐसे मुंह उठाकर उनको कह देंगे कि हमें अप्रूवल दे दो और वो हमें अप्रूवल दे देंगे। तो वो सबसे पहले हमसे पूछते हैं, हमारे रजिस्ट्रेशन मांगते हैं कि हम काम क्या कर रहे हैं, हमारा बिजनेस जो है वो वहाँ पर रजिस्टर भी है या नहीं। तो एलएलसी का नाम ही यही है कि हम अपना जो है ना बिजनेस जो है वो यूएसए के अंदर रजिस्टर करवाते हैं। लेकिन ऑनलाइन आर्बिट्रेज के अंदर हमें एलएलसी की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ऑनलाइन आर्बिट्रेज के अंदर तो हम किसी ब्रांड की आइटम को सेल ही नहीं कर रहे। तो फिर हमें एलएलसी की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम ऐसी आइटम को सेल करेंगे जिसका कोई ब्रांड अप्रूवल ही नहीं है तो फिर हमें एलएलसी की भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि एलएलसी तो इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हमने अप्रूवल लेना होता है। तो जब हम ऐसी आइटम को सेल करेंगे जिसका हमें अप्रूवल लेने की ज़रूरत ही नहीं है तो फिर हम एलएलसी भी अपनी नहीं बनवाएंगे, जिसके अंदर हमारी इन्वेस्टमेंट भी कम से कम होती है। लेकिन अगर हम किसी ब्रांड की आइटम को सेल करते हैं तो वो हमारे जो है ना सेल्स बढ़ने के भी ज़्यादा चांसेस होते हैं। लेकिन अगर हम स्टार्ट ले रहे हैं ना, बिल्कुल न्यू न्यू स्टार्ट ले रहे हैं और हम कम से कम इन्वेस्टमेंट में अपना काम शुरू करना चाहते हैं, तो मेरी नज़रों में एफबीए होलसेल प्लस ऑनलाइन आर्बिट्रेज बेस्ट है, जिसके अंदर आपकी थोड़ी कम इन्वेस्टमेंट भी लगेगी और आप अमेज़ोन के ऊपर काम भी कर सकते हैं। हाँ, जब आपका काम चल जाए फिर आप अपनी एलएलसी बनवा कर और अपना जो है ना ब्रांड से अप्रूवल लेकर और ब्रांड की आइटम को सेल करें, जो हमारी जल्दी भी सेल हो जाएगी। लेकिन ऑनलाइन आर्बिट्रेज एक बेस्ट मेथड है न्यू सेलर्स के लिए, जो न्यू सेल करना चाहते हैं आइटम को। और अगर हम ब्रांड की आइटम को अमेज़ोन के ऊपर सेल करते हैं ना तो हम उस आइटम को, उस प्रोडक्ट को जल्दी सेल कर लेते हैं। क्योंकि अगर किसी के पास एक मसलन अब डव शैम्पू है, ठीक है, अब डव शैम्पू जब एक बंदा यूज कर रहा है ना तो वो उसका परमानेंट ही गाहक है। लोगों के जहन में ये होता है ना कि अगर हम शैम्पू चेंज कर लेंगे ना तो हमारे बाल गिर जाएंगे, हमारे बालों को कोई मसला हो जाएगा। हालांकि ऐसा होता तो कुछ नहीं है, लेकिन लोगों का एक वहम है। तो लोग जैसे ही कोई डव का यूजर है ना तो वो जैसे ही उसका शैम्पू खत्म होगा ना तो उसने इधर उधर जाना नहीं है, डायरेक्ट जाना है, डव लिखना है, उसके ऊपर क्लिक करना है, अपना परचेज करना है और अपना जो है आइटम मंगवा लेना है। लेकिन ऑनलाइन आर्बिट्रेज के अंदर तो हम ऐसी ही आइटम को सेल कर रहे हैं जो किसी ब्रांड की नहीं है। तो उसके अंदर होल सेल के अंदर जो है ना हमारा प्रोडक्ट जल्दी सेल हो जाता है और ऑनलाइन आर्बिट्रेज के अंदर हमारा प्रोडक्ट थोड़ा लेट सेल होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि लाजमी लेट ही सेल होगा, लेकिन मैं एक मतलब आपको बता रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आपका अगर ऑनलाइन आर्बिट्रेज के अंदर आप एक बेस्ट प्रोडक्ट हंट करते हो ना, हंटिंग मैं आपको आगे सब कुछ सिखाऊंगा, लेकिन मैं एक सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि अगर आप अच्छा प्रोडक्ट अपने लिए सिलेक्ट करते हो तो हो सकता है कि वो होल सेल से भी, अगर होल सेल की आइटम को आप सेल कर रहे हो तो होल सेल से भी पहले आपका आइटम जो है ऑनलाइन आर्बिट्रेज के अंदर सेल हो जाए। हला बस शर्त क्या है कि आपने प्रोडक्ट को हंट अच्छे तरीके से करना है, एक अच्छा प्रोडक्ट अपने लिए सिलेक्ट करना है। तो ये अमेज़ोन के जो है ना मॉडल्स थे बेसिकली। अब कई लोग कहते हैं कि ना अमेज़ोन के ऊपर ना बहुत ज़्यादा कंपटीशन है और हम तो इसके ऊपर काम ही नहीं कर सकते। हालांकि ये बिल्कुल गलत कहते हैं लोग। अमेज़ोन के ऊपर अगर मैं आपको बताऊं ना तो तकरीबन तकरीबन सिर्फ यूएसए के अंदर ही 375 मिलियन लोग परचेजिंग करते हैं। ये मैं उनकी बात नहीं कर रहा आपको कि जो लोग ना महीने के अंदर एक मरतबा परचेजिंग कर लेते हैं और फिर अगले महीने, ऐसे कस्टमर की बात नहीं कर रहा। मैं उन कस्टमर की बात कर रहा हूँ जो हर हफ्ते में 2 से 3 मरतबा अमेज़ोन से परचेज करते ही करते हैं।
ऐसे कस्टमर सिर्फ यूएसए के अंदर 375 मिलियन हैं। अब आप मुझे बताएं कि 375 मिलियन जब सिर्फ यूएसए के अंदर ही सेलर बायर्स होंगे, और और अभी तो और ममालिक में मैंने आपको बताया ही नहीं है, सिर्फ यूएसए के अंदर। और जो सेलर्स हैं वो कितने हैं? सेलर्स वो आपको मैं नहीं बता रहा कि सेलर जो है ना, जो एक महीना अकाउंट बनाकर छोड़ देते हैं, जी मज़ा नहीं आया हमें, ये है वो है। ऐसे कस्टमर ऐसे सेलर्स का मैं आपको नहीं बता रहा, मैं ऐसे सेलर्स का बता रहा हूँ जो एक्टिव एक्टिव लगातार सेलिंग कर रहे हैं अमेज़ोन के ऊपर। ऐसे सेलर्स का बता रहा हूँ, वो सिर्फ सिर्फ 1.5 मिलियन हैं अमेज़ोन के ऊपर सेलिंग कर रहे हैं। अब आप मुझे बताओ कि 375 मिलियन का 1.5 मिलियन से कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है। क्यों? अभी तो सिर्फ मैंने आपको अमेज़ोन की जो यूएसए की मार्केट है ना, उसके सेलर बताए हैं। अभी आप देख लें कि अमेज़ोन पूरी दुनिया में वर्क कर रहा है, यूएई, कनाडा, यूके, इन सब में उनके तो कस्टमर मैंने आपको बताया ही नहीं है। तो सिर्फ ये देख लें कि आप इसमें फिर क्या कंपटीशन रह जाता है। अगर पूरा पाकिस्तान भी सेलिंग करने बैठ जाए ना अमेज़ोन के ऊपर, तो फिर भी 375 मिलियन बायर्स को वो सेटिस्फाई नहीं कर सकता। अगर पूरा पाकिस्तान भी सेलिंग करने बैठ जाए अमेज़ोन के ऊपर, तो ये बात तो आपने बिल्कुल ही दिमाग से निकाल ही देनी है कि अमेज़ोन के ऊपर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। और अगर किसी को भी कोई भी बात अगर समझ ना आई हो, तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर शो करा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और आप मुझसे आकर वहाँ पर कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। आपको इंशाल्लाह ज़रूर और ज़रूर मैं रिप्लाई दूंगा। और अमेज़ोन के ऊपर मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया कि अमेज़ोन के ऊपर ना आप 3 तरीके से वर्क कर सकते हैं। वो 3 तरीके क्या हैं? या तो फिर आप सेलर बन सकते हैं, मतलब कि सेलर आप बनेंगे ना, तो फिर आपको प्रोडक्ट की लिस्टिंग, प्रोडक्ट की हंटिंग, सब कुछ आपकी इन्वेस्टमेंट, वो सारा कुछ आपका ही होगा। और अब अगर आप बनना चाहते हैं वर्चुअल असिस्टेंट, मतलब कि कोई ऐसा बंदा है जिसके पास पैसा है लेकिन उसको थोड़ी सी हाव नाव आती है काम की, बिल्कुल वो सीखा हुआ नहीं है, तो फिर वो हायर करता है वर्चुअल असिस्टेंट को। सही है। तो वो अपने बिजनेस का जो प्रॉफिट है वो 40% वर्चुअल असिस्टेंट को देता है। और जो इन्वेस्टर होता है, मतलब सिर्फ उसके पास पैसा ही है, तो वो फिर अमेज़ोन वर्चुअल असिस्टेंट हायर करता है, फिर अपने बिजनेस का जो प्रॉफिट होता है 40% वो वर्चुअल असिस्टेंट को देता है। तो मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि आप वर्चुअल असिस्टेंट कैसे बन सकते हो। वर्चुअल असिस्टेंट के अंदर आपको बिल्कुल ज़ीरो इन्वेस्टमेंट लगती है वर्चुअल असिस्टेंट बनने में। ठीक है। तो मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि आप वर्चुअल असिस्टेंट कैसे बन सकते हैं। मैं खुद भी वर्चुअल असिस्टेंट ही काम कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है कि मैं अमेज़ोन के ऊपर इन्वेस्ट करूँ। तो मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि आप अमेज़ोन के ऊपर वर्चुअल असिस्टेंट कैसे बन सकते हैं, उसके ऊपर अपने जो कस्टमर हैं वो कैसे लेके आ सकते हैं। अगर आप इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो वो कैसे बन सकते हैं, और अगर आप सेलर बनना चाहते हैं तो वो कैसे बन सकते हैं। तो ये हमारे जो लेक्चर का था, ये बिल्कुल ये हमारे लेक्चर के यहीं से हम एंड करते हैं। और अगर मैं आपको थोड़ी सी जो है ना सर्विसेज देना चाहता हूँ बिल्कुल फ्री, ये मैं आपको वो सर्विसेज दे रहा हूँ जो अगर आप इंस्टीट्यूट में जाए ना किसी के भी, तो इस सर्विस को देने के वो आपसे तकरीबन तकरीबन 40 से 50 हज़ार रुपये चार्ज करते ही करते हैं। अमूमन अगर आप कम से कम भी लगा लें तो 20-25 हज़ार वो आपसे चार्ज करते हैं, लेकिन मैं ये सर्विस आपको बिल्कुल फ्री दे रहा हूँ कि आपने ना मेरे डिस्क्रिप्शन से मेरा व्हाट्सएप लेना है। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा, आपको अगर सीखना है मुझसे बिल्कुल फ्री में, तो आप आकर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। बस शर्त क्या है कि आपने मुझे भी सपोर्ट करनी है, आपने सब्सक्राइब लाइक करना है मेरे चैनल को, और इंस्टा पे भी आप मुझे फॉलो करें, मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं इंशाल्लाह आपको भी सपोर्ट करूँगा। तो आपने सिर्फ आके मुझसे पूछना है कि मुझे अली भाई मुझे ये समझ नहीं आया आपके लेक्चर में, या फिर मुझे ये समझ नहीं आया कि ये क्या था। आपको लाज़मी लाज़मी मैं रिप्लाई दूँगा। हालाँकि यूट्यूब पर ऐसा कोई भी जो है ना टीचर या नहीं है जो आपको सिखाए फिर आपको व्हाट्सएप पे बुला के आपको कहे कि पूछो मुझसे क्या पूछते हो। हालाँकि वो कह देते हैं लेकिन उनको रिप्लाई किसी को भी नहीं मिलता। मैंने कोई जाकर इंस्टीट्यूट से नहीं सीखा, मैंने यही यूट्यूब से सर्च कर कर के सीखा है। आपको किसी भी इंस्टीट्यूट के पास जाकर ना
50-50 हज़ार के कोर्स लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता तो आप मेरे पास आएँ व्हाट्सएप पर, मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर समझाऊँगा। मैंने खुद जो है ना यूट्यूब से फुल कोर्स किया है। मैंने ना तकरीबन, अगर एक मिसाल के तौर पर अगर मैं दे रहा हूँ कि यू ई-कॉमर्स के हवाले से ना, अमेज़न ई-कॉमर्स के हवाले से अगर यूट्यूब के ऊपर 10 पोस्ट हुई हैं ना, 10 वीडियोज़ लगी हुई हैं, तो उनमें से मैंने 6 वीडियोज़ देखी हैं। यानी कि अमेज़न के ऊपर ई-कॉमर्स के हवाले में अमेज़न के जो कोर्सेज़ की जो वीडियोज़ लगी हुई हैं, वो अगर मैंने उनमें से 60% वीडियोज़ देखी हैं, फिर जाके मैं सीखा हूँ। क्योंकि कोई भी जो है ना सिखाने वाला, बस वो पता है क्या करता है? हमें जो मेन चीज़ें होती है ना, वही सिखा देता है, ये करो, यूँ करो, बस हो गया। अब वो अपना लेक्चर ख़त्म करता है और बस बात ख़त्म। कुछ भी समझ नहीं आती। अब मैं सोच रहा, अब इसी करके मैंने इतनी वीडियोज़ देखी हैं ना, कि 60% तक मैंने अमेज़न के यूट्यूब के ऊपर जितने भी अमेज़न के कोर्सेज़ हैं ना, सब मैं अटेंड कर चुका हूँ। लेकिन मैं इंशाल्लाह आपको ऐसे ख़ुआर नहीं होने दूँगा। आपने सिर्फ़ व्हाट्सएप पर आना है, मुझे बताना है कि मुझे ये समझ नहीं आई या मुझे ये मसला आ रहा है, तो आप मुझे गाइड कर दें। मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर रिप्लाई दूँगा और आपको गाइड भी करूँगा। और मैं कोशिश करूँगा कि ना व्हाट्सएप पर एक ग्रुप बना लूँगा, सही है? 9 से लेकर 10 बजे तक मैं उस ग्रुप को ओपन कर दूँगा। किसी का भी कोई सवाल करना होगा एक-दूसरे से या मुझसे बात करनी होगी, तो वो ग्रुप पर आकर बात कर लेगा। 9 से लेकर 10 बजे तक उस ग्रुप का भी लिंक मैं आपको दे दूँगा और व्हाट्सएप का भी लिंक दे दूँगा। और अगर किसी को मुझसे वर्चुअल असिस्टेंट की कोई भी सर्विसेज़ चाहिए, तो वो भी आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, मेरी सारी सर्विसेज़ वहाँ पर लिखी हुई हैं। आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, इंशाल्लाह आपको वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विसेज़ भी मैं प्रोवाइड करूँगा। तो इसी के साथ हम अपने लेक्चर का एंड करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।